चलो कर देंगे अगले काल पे। जय हिंद, मैं अमित आर्ट्स क्लासेस के अमित सिंह। आज बहुत दिनों के बाद लॉकडाउन के कारण क्लास बंद है और इसी बीच मैं लाइव क्लास लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग घर में भी बैठकर अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें, क्योंकि परीक्षा अगले बार भी लॉकडाउन में लोग बैठ गए थे लेकिन एग्जाम हुआ, परीक्षा हुआ। तो आप घर में बैठे हुए रहिए और मैं लाइव पढ़ाऊंगा और आप घर में ही बैठकर परीक्षा की तैयारी करें। जब क्लास पूर्ण रूपेण से खुल जाएगी तो आप पूरी तरीके से क्लास में आएंगे तो क्लास में हम सेवा देंगे। आप लोगों को मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि हमारा YouTube चैनल का नाम है द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस, है ना। हमारा YouTube चैनल का नाम जो है वो है द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आप इसको सर्च करेंगे द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस, है ना, द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा बाय अमित सर, ठीक है, बाय अमित सर, समझ लीजिए। ये हमारा YouTube चैनल का नाम है। और मैं बता दूं कि द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस YouTube चैनल है, इसी के नाम पर हमारा एक ऐप बना है। द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस नाम का एक ऐप बना हुआ है, जो कुछ दिनों में ऐप का नाम बदलकर 1 से 2 दिन में नाम बदलकर अमित आर्ट्स क्लासेस ही कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस पर आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा, आपको वीडियो मिलते जाएगा, आप पढ़िए। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि YouTube चैनल अगले बार जब हम क्लास दिए थे, YouTube पर लाइव होते थे, तो उसमें बहुत सारे हमारे विद्यार्थी लड़के और लड़कियां भी जुड़ते हैं। लेकिन YouTube पर लाइव जब होते हैं तो बहुत सारे लड़के भद्दे कमेंट कर देते हैं, गलत तरीके के कमेंट कर देते हैं, हमारे बच्चे जुड़ी हुई रहते हैं उनसे गलत कमेंट कर देते हैं। इन सारे चीजों से बचने के लिए, इन सारे चीजों के लिए बचने के लिए मैंने एक ऐप बनाया है और उस ऐप का नाम है द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। और इस ऐप को कुछ दिनों के बाद अमित आर्ट्स क्लासेस ही कर दिया जाएगा। वो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब। अब समझिएगा कि हम सबसे पहले राजनीतिक शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं। राजनीतिक शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं, 10 क्लास का राजनीतिक शास्त्र हम पढ़ाने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न रहते हैं, पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न रहते हैं, पूछे जाते हैं भली भांति, इसलिए आपको पढ़ना अनिवार्य है, आपके सिलेबस में ही है और सिलेबस ही आपको पढ़ाएंगे। आप यहाँ पर ध्यान दें कि हमारा ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लें। ऐप को आप लोग क्या करें, डाउनलोड करें। जब ऐप को डाउनलोड करेंगे तो द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस पर ही एक वीडियो बनाया हुआ है कि ऐप को डाउनलोड कैसे करें, ऐप को कैसे चलाएं, वीडियो कैसे देखें, ये सब सारे डिटेल्स दिए गए हैं। वहां से जाकर आप देख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक ठीक ठाक हो गया होगा आपको। आगे हम बता देते हैं कि राजनीतिक शास्त्र को पढ़ाने के लिए पूरा नुमा 10 क्लास, पूरे 10 क्लास राजनीतिक शास्त्र पढ़ाने के लिए आपको 199 रुपया शुल्क रखा गया है। 199 रुपया शुल्क रखा गया है, जो 29 अप्रैल तक रहेगा, जो 29 अप्रैल तक ये चलेगा। जो विद्यार्थी 29 अप्रैल तक जमा कर दीजिएगा उसको हम राजनीतिक शास्त्र का प्रत्येक वीडियो, उसे हम राजनीतिक शास्त्र का प्रत्येक वीडियो
प्रत्येक दिन ऐप पर हम डालते रहेंगे, आप वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं। 29 तारीख तक 199 रुपया में दिया जा रहा है, कोई बड़ी फी नहीं है। फी से हम लोग डर जाते हैं कि बहुत ज्यादा फी लग रहा है ना, वो सब नहीं बात है। आपको ताल फी हम नहीं लेंगे, ताल आप घर में बैठे हुए फी नहीं लगेगा, ताल आपको असर नहीं बुझाएगा। एक फ्री वाला चल रहा है, उसमें सभी विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे मन तैसे, मतलब कहता है कि पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे है ना, जैसे मन तैसे, मतलब कहता है कि पढ़ते हैं। फ्री वाला में कोई तरीका से सोच समझ नहीं करते हैं, जैसे ना तैसे पढ़ने लगते हैं। और इसमें जब फी लगा हुआ रहेगा तो आपको एक दायित्व अपने आप पर आ जाएगा, अपने आप पर एक दायित्व आ जाएगा कि हम करें, क्या करें या ना करें। तो इसमें आपको दायित्व रहेगा, पैसा लगा हुआ रहेगा, दायित्व रहेगा, आप हर हालत में पढ़िएगा, ठीक है ना। इसलिए 199 रुपया इसमें है। और सर इसमें फी हम कैसे पे करेंगे, इसके बारे में द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर है और यूट्यूब चैनल पर है, डाल दिया जाएगा कि आप कैसे फी पे करें, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हम जानकारी आप लोगों को दे देंगे। आगे हम पढ़ाते हैं, किसी प्रकार के और विशेष जानकारी अगर लेना रहेगा तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ देखिए 82 29 00 87 90, ये नंबर फिलहाल आपको बंद बताता होगा, है ना, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम रहने के कारण आइडिया में लग नहीं पाता होगा। अगर ये नहीं लगेगा तो एक नंबर और हम अपना दे दें, 62 99 19 64 32, ये नंबर दे दें। इन नंबरों पर आप संपर्क करें, इस पर नहीं हो रहा है तो इस पर संपर्क करें और संपर्क कर आप ले सकते हैं, क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होने वाला बाबू, पढ़ोगे तभी ठीक लगेगा। यानी 1 घंटा आधा घंटा भी पढ़ लोगे दिन भर में तो लगेगा कि नहीं बैठकर टाइम नहीं गवा रहे, बस टाइम पढ़कर टाइम गवा रहे। तो 62 99 19 64 32 ये मेरा ही नंबर है, आप इसको नोट कर लेंगे। 82 29 00 87 90, ये दो नंबरों से आप संपर्क मेरे से कर सकते हैं। चलिए इन दो नंबरों पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रहेगा संपर्क कर सकते हैं। हम आज राजनीतिक शास्त्र का अध्याय नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, एक शुरू करने जा रहे हैं। अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे, मैं अपने आप से समझता हूं कि द बेस्ट रहे, बढ़िया रहे, सबसे बेस्ट रहे, है ना, प्रयास मैं करूंगा और आप लोग पढ़ने का भी प्रयास कीजिएगा। तो आज हम आप लोग को पहला एक अध्याय पढ़ा रहा हूं, उसमें कुछ पॉइंट्स को आपको मैं बता रहा हूं, शुरू से 0 लेवल से मैं लेकर चल रहा हूं, जहां से सिलेबस से परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत रहेगा तो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और बाकी तो आप लोग घर में खुश होंगे, प्रसन्न होंगे तो हम जान रहे हैं, बाकी आप तैयारी में लग जाइए और क्या है ना। देखिए राजनीतिक शास्त्र में पहला नंबर है अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1। सबसे पहले हम जानेंगे कि अध्याय नंबर कितना पढ़ रहे हैं जी, तो अध्याय नंबर 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर कितना, तो 1 पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। अध्याय नंबर 1 हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 1 लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय नंबर 1 आपको आज चलेगा, कोई दिक्कत। लेसन नंबर 1 आगे आइएगा, चैप्टर का नाम क्या देखिएगा, लोकतंत्र। समझने का प्रयास कीजिएगा, रेड पेन से हम इसको लिख रहे हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, हम इसी पॉइंट पर बात करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस पॉइंट को आपको हम समझाएंगे लेसन नंबर 1 का पहला अध्याय का पहला पॉइंट से बाबू। इसमें टाइम लगेगा, अकबकाना नहीं, स्थिर से पढ़िएगा आपको, है ना। लेसन नंबर 1 का पॉइंट 1, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर है लोकतंत्र। देखिएगा लोकतंत्र मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास कर। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है लोक, लोक का मतलब होता है लोग,
लोक का मतलब हुआ लोग, और तंत्र का मतलब हुआ शासन। लोक का मतलब हुआ या लोग, और तंत्र मतलब हुआ शासन। लोक का मतलब हुआ लोग, और यहाँ तंत्र मतलब हुआ शासन। समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला लोकतंत्र किसे कहा जाता है? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो देश पर शासन करते हैं और लोगों के लिए करते हैं, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो देश पर शासन करते हैं और लोगों के लिए करते हैं, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा फिर से इसको। देखिए लोकतंत्र क्या है समझिए। जैसे हमारे देश में क्या होता है, पहले तो हम ठेठ भाषा में समझिए। हमारे देश में क्या होता है, जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, जैसे देश में बहुत सारे लोग, अब ये बहुत सारे लोग हो गए, ठीक, ये आपको पॉइंट समझा रहा हूं। जैसे चलिए ये हो गए बहुत सारे लोग, ठीक है। लेकिन जब चुनाव की बारी आता है तो इसमें कुछ ही आदमी चुनाव लड़ते हैं। जैसे इसमें 2 आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब चुनाव की बारी आता है तो कुछ आदमी चुनाव लड़ता है। अभी लॉकडाउन में हो ना तो ज्यादा आदमी चुनाव लड़ता काहे बैठल हो ना, काहे नहीं समझ में आ रहा, इसलिए कि किधरों सब जगह कोरोना, लेकिन राजनीतिक में कोई कोरोना नहीं, तो उन्हें सब भी बैठल नहीं लड़ चुनाव है ना। तो देखिए यहाँ पर जितना लोग है सब जानता है, लेकिन इसमें 2 गो बहादुर देखिए ऐसा है, ये दोनों को ज्यादा मथवा ऊपर लागू। ये 2 गो ऐसे बहादुर है जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार, तो जो चुनाव लड़ते हैं उसको बोला जाता है प्रतिनिधि। जो चुनाव लड़ने वाला रहता है उसको बोला जाता है प्रतिनिधि। और ये जो जितना है, ये लोग जो जितना बेचारा बच गया, ये लोग हैं जनता, ये हो गए जनता। और यही जनता को हम लोग कहते हैं लोग, है ना। इसी को जनता कहिए या इसी को लोग कहिए, ठीक है। तो अब बताइए कि चुनाव में 2 गो खड़ा हुआ है ना, एगो ये हुआ खड़ा और एगो ये हुआ खड़ा। तो ये हो गया, ये दोनों प्रतिनिधि हो गया। पहले आराम से समझिए। पहला ये सब तो लोग है, जितना रेड से लिखा हुआ सारा लोग है जनता। ये दोनों भी रेड से था, लेकिन इसको ब्लैक इसलिए मैंने किया क्योंकि ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों जो चुनाव लड़ रहे हैं इसको बोला गया प्रतिनिधि। जो चुनाव लड़ रहे हैं उसको क्या बोला गया, प्रतिनिधि। अब बताइए ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं तो ये सारे लोग जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र वाला जितना भी है, ये सारा लोग क्या है, इसको वोट देगा। ये दोनों को सब आदमी जा जाकर वोट देगा, ठीक है ना। इसको वोट देगा, कोई इसको देगा वोट, ठीक। मान लिया गया पहला व्यक्ति जीत गया, पहला व्यक्ति, पहला मतलब कहता है पहला व्यक्ति क्या हो गया, फर्स्ट व्यक्ति, पहला व्यक्ति जीत गया, पहला व्यक्ति क्या हो गया, जीता। तो ये जीता तो ये देश पर क्या करेगा, शासन करेगा। ये देश पर क्या करेगा, शासन करेगा। और ये देश पर शासन करेगा। तो अब आप ये देश पर शासन करेगा, है ना। और ये किसके लिए करेगा, हम लोगों के लिए करेगा, क्योंकि लोगों ने जिताया तो लोगों के लिए शासन करेगा। अब समझिए जैसे भारत में की होले कि सब हरिये जनता, ठीक, एगो भाजपा और एगो कांग्रेस पार्टी मान लिया गया, 2 ही लीजिए। तो एक नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और एगो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे, है ना। तो अब समझ लीजिए कि लोगों ने क्या कर दिया, नरेंद्र मोदी को लोगों ने जाकर वोट दे दिया। तो वो पहला व्यक्ति है जो क्या हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, जो जीत गए। तो जीत गए तो वो देश पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। तो यही सिस्टम जो है उसी को कहा गया लोकतंत्र। फिर से आपको समझना होगा। अब समझिए परिभाषा, लोगों द्वारा पूछा जाएगा, किसके द्वारा, तो लोगों द्वारा, किसके द्वारा, लोगों द्वारा, किसके द्वारा, लोगों द्वारा, लोगों द्वारा चुना गया, लोगों द्वारा क्या किया गया, चुना गया, लोगों द्वारा चुना गया कौन, प्रतिनिधि। अब बताइए जो खड़ा होगा वही चुनाएगा, तो
लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर क्या करेगा, शासन करेगा, और किसके लिए करेगा, लोगों के लिए करेगा, वही क्या कहला है, लोकतंत्र। फिर से समझ लीजिएगा, लोगों द्वारा चुना गया, बताइए सब जनता है, तो जनता को क्या कहेंगे, लोग। तो लोगों द्वारा चुना गया कौन, तो जो खड़ा होगा वो चुनाएगा, तो खड़ा होने वाला क्या कहा जाएगा, प्रतिनिधि। तो लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, ठीक है ना। लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर क्या करेगा, शासन करेगा, और किसके लिए करेगा, लोगों के लिए करेगा, उसी को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र, है ना। फिर से समझिए, लोगों द्वारा, जैसे क्लास में मान लिया गया 10 लड़का या 20 लड़का बैठे हुए, तो लोग बैठे हुए, उसमें 2 लड़का खड़ा हुआ कि हम चुनाव लड़ेंगे, और बाकी 8 मिलकर मतलब जो बैठे हुए वो सब वोट दिया, जो 2 को अपने खड़ा हुआ वो भी अपना अपना वोट दे दिया भाई। तो जिसको ज्यादा वोट आया तो वो क्लास का लीडर बन गया, वो जीत गया, वो शासक बन गया, तो वो पूरे क्लास के लिए काम करेगा। तो इस सिस्टम ही क्या कहला है, लोकतंत्र कहला है। तो ये समझना कि लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, प्रतिनिधि कौन है, जो खड़ा हुआ चुनाव में वो प्रतिनिधि हुआ। तो लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर क्या करेगा, शासन करेगा, और किसके लिए करेगा, लोगों के लिए करेगा। यही सिस्टम क्या कहला है, लोकतंत्र कहला है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिप्लेम कर देते हैं, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर शासन करता है और लोगों के लिए करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। एक अब्राहम लिंकन भी दिए लोकतंत्र, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ये वाला दिए अब्राहम लिंकन, लेकिन उस पर हमको नहीं चलना, अंत में हम बताएंगे उसके बारे में। पहले हम अपना भाषा में जो आप समझ रहे हैं वो पहले समझिए, रटा रटावल नहीं पड़े। अब हम जान गए यहाँ पर कि लोग सब मिलकर की कह गए, खड़ा होकर की दल गए, वोट दिया, तो वोट दल के तो कोई ना कोई क्या हो गया, जीत गया। तो जीत गया तो देश पर क्या करेगा, शासन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कि नहीं करेगा। तो शासन करेगा, खेतरा लगे करेगा, अपने पेट भरेगा, कितना है इसमें है, लेकिन जो लोगों के लिए करेगा तो वही सिस्टम कहलाया कौन तंत्र, लोकतंत्र कहलाया। तो ये बात आपको समझना होगा। जैसे अभी हाल फिलहाल बिहार में चुनाव हुआ, तो लोगों ने वोट दिया, तेजस्वी को दिया भी, नीतीश सरकार को, दोनों को दिया, लेकिन दोनों को जब वोट दिया तो उसमें मतलब कहा था नीतीश कुमार जीत गए, तो वो हमारे राज्य के मतलब कहा था शासक, मतलब शासन करने वाले बन गए। तो वो लोगों के द्वारा वो चुनाव कर गए और लोगों के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या कहा है, लोकतंत्र का, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा, इसको लिखोगे कैसे समझिएगा, लोगों द्वारा, ये सब है कौन, लोगों द्वारा, इसके द्वारा लोगों द्वारा चुना गया कौन, प्रतिनिधि जो देश पर क्या करेगा, शासन करेगा, और किसके लिए करेगा, लोगों के लिए करेगा, उसी को कौन तंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र। फिर से आराम से समझिए, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर क्या करेगा, शासन करेगा और लोगों के लिए करेगा, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। फाइनली बता रहे बाबू, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर शासन करेगा और लोगों के लिए करेंगे, उसी को कौन तंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र। लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर शासन करेगा और लोगों के लिए करेगा, उसी को कौन तंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र। कोई दिक्कत? चलिए आप समझिए, लोकतंत्र में सत्ता, सत्ता क्या होता है ये समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो उसी को बोला जाता है सत्ता में आ जाना। जैसे नौकरी किसी को लग गया तो बोलता है फलाना पोस्ट पर चल गए, है ना। कोई आदमी को बोला जाता है, या कोई कंपनी में करता है तो फलाना कंपनी में चल गए। उसी प्रकार से जब कोई चुनाव जीत जाता है तो वो कहां पर चला जाता है, सत्ता में चला जाता है। नहीं कहता वोट मांगे लाता है जब ने कि मामा, दादी, भैया, जीजा वोट दिया है, और वोट मांग लेगा और मतलब कहता है दीजिए वोट, हमको सत्ता में बैठाइए, ये कहेगा सत्ता में बैठाइए। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। तो यही सत्ता का मतलब आप समझिए कि वोट लेकर जो अपना पद ग्रहण कर ले, उस पद को क्या बोला गया, सत्ता बोला गया, ठीक है। तो लोकतंत्र में सत्ता, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, साझेदारी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति
चुनाव जीत गया, ठीक। तो चुनाव जीत गया, तो जीतने के बाद अगर बढ़िया से वो कार्य कर रहा है देश के लिए, तो उसी को बोला जाता है साझेदारी। उसी को क्या बोला जाता है? साझेदारी। जैसे कल चेन्नई सुपर किंग में, कल का मैच था चेन्नई सुपर किंग, और मतलब कहता है चेन्नई सुपर किंग में रविंद्र जडेजा ने अपने टीम के लिए साझेदारी किया, खराब किया अच्छा किया। तो साझेदारी का मतलब हुआ अच्छा। बोलता है कोई कि आज रविंद्र जडेजा अच्छा साझेदारी कर रहा है, तो मतलब कह रहा है अच्छा कार्य कर रहा है टीम के लिए या लोगों के लिए, अच्छा कर रहा है। तो उसी का मतलब होता है साझेदारी का मतलब होता है सही से कार्य करना। तो आप समझ लीजिए लोकतंत्र में सत्ता में रहकर अगर कोई कार्य अच्छा से करे तो उसी को बोला जाता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। मतलब लोकतांत्रिक शासन में अगर सही तरीके से कार्य किया जाए तो उसी को यह किया जाता है, उसी को लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। कोई दिक्कत? लोकतंत्र में रहकर मतलब लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में अगर सही तरीके से देश के लिए क्या कार्य किया जाए उसी को लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में कोई व्यक्ति सत्ता में रहकर देश के लिए अगर सही से कार्य करते हैं उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में या लोकतंत्र की शासन प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में कोई व्यक्ति सत्ता में आकर अगर देश के लिए सही से कार्य करता है उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। कोई दिक्कत? मतलब फिर से आप क्लियर हो लीजिए। लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में कोई व्यक्ति सत्ता में आकर, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में कोई व्यक्ति सत्ता में आकर देश के लिए सही तरीके से कार्य करता है उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। 2 पॉइंट मैंने समझाया, पहला ये वाला और दूसरा पूरा लाइन समझने का प्रयास करिए। फिर से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो देश पर शासन करते हैं और लोगों के लिए करते हैं उसे लोकतंत्र कहा जाता है। लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर शासन करते हैं और लोगों के लिए करते हैं उसे लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हुआ लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किसे कहेंगे? तो लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में कोई व्यक्ति सत्ता में आकर देश के लिए सही तरीके से कार्य करता उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में कोई व्यक्ति सत्ता में आकर देश के लिए सही तरीके से कार्य करता है उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। कोई पूछ जाएगा कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किसे कहा जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में कोई व्यक्ति सत्ता में आकर देश के लिए अगर सही तरीके से कार्य करता है उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। लोकतंत्र क्या है? तो लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर शासन करते हैं और लोगों के लिए करते हैं उसे लोकतंत्र कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए बोल लीजिएगा, आप लोग थोड़ा बोलिए, अपना रूम में बोलिएगा, प्रयास कीजिएगा, जरूर हो जाएगा, सफल हो जाएंगे आप। अदम एक एक पॉइंट को अदम निचोड़ करके क्लास में चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम तो यही चाहते हैं, है ना। और सारे विद्यार्थी कमेंट कर बताएंगे कि किसको किसको क्लियर हो गया, सारे कमेंट करेंगे, है ना, सब जानकारी देंगे हमको कि क्लियर हो गया। और पीडीएफ बेस का भेज के चले जाएंगे, सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग समझेंगे और गैर लोकतंत्र क्या है इसको समझिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, गैर लोकतंत्र अभी हम तुरंत समझाएं, गैर लोकतंत्र इसको समझने का प्रयास करिए। गैर लोकतंत्र क्या है? किसी भी देश में कोई व्यक्ति बरियारी से देश पर शासन कर ले,
जैसे मान लिया गया कोई देश है, कोई भी देश, कोरिया का स्थिति देखिए रहा है ना, वहां पर यारी से किम जोंग शासन कर रहा है। हाँ, तो वही बात है, गैर लोकतंत्र उसी को कहा जाता है। यस, अब समझिएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति, देखिए यहाँ पर क्या है, गैर लोकतंत्र क्या आता है, ये कोई मान लिया कि देश है, ठीक, इस देश में क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति, इस देश में लोग है, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो लोग है, इस देश में लोग हैं, जो ब्लैक से लिखा हुआ है सारे लोग हैं, लेकिन इसमें से एक ब्लैकी ऐसा है जरा रेड बने लिए, वो ऐसा ब्लैकी है कि लोगों पर ये शासन कर रहा है। और कैसे कर रहा है, लोग इसको नहीं चुना है, कि बरियारी से कर रहा है ना, मार काट के लोगों को जैसे तैसे करके शासन कर रहा है, तो यही कहला है लोकतंत्र, गैर लोकतंत्र, सॉरी। अब जैसे मान लिया गया लोग इसको वोट दे के जिताता तो लोकतंत्र होता, लेकिन इतना में क्या है, ये जो है बरियारी से यहाँ शासन कर रहा है, रेड जिस पर निशान लगाए, ये बरियारी से यहाँ शासन कर रहा है, मजबूती से शासन कर रहा है, बरियारी से शासन कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है लोकतंत्र। कोई देश में सभी व्यक्ति चुनकर अगर किसी को जिताए तो लोकतंत्र में कहा है, लेकिन कोई देश में कोई व्यक्ति अगर बरियारी से शासन कर रहा है तो वही कहलाएगा कौन तंत्र, गैर लोकतंत्र कहलाएगा। कोई दिक्कत, किसी देश में कोई व्यक्ति अगर बरियारी से शासन करता है या मजबूती से शासन करता है, उसे क्या बोला जाएगा, गैर लोकतंत्र, है ना। अब जैसे मान लिया गया एक ही क्लास है, क्लास में 10 लड़का है, 10 लड़का में कोई लड़का बरियारी से कह रहा है कि एक हेड हम ही, मोनिटर हम ही, जे का हम सुने पड़ता, तो वो हो गया तानाशाह, वो हो गया गैर लोकतंत्र। ये समझने का प्रयास करिए, सिस्टम छोटे समझ। अब जैसे आपका गांव मोहल्ला में देखिए कि कोई आदमी क्या है कि मुखिया को है, नेता को है, लेकिन बलजबरी दोसर को ड्रामा कर रहा है, मार रहा है, डेंगा रहा है, इससे फोर्स लगो मतलब कर रहा है, जैसे तैसे लूटपाट कर रहा है, तो वो एक अलग चीज हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति इसको चुना नहीं, लेकिन बरियारी से ही शासन करने लगा, राजा पर बैठा, बोल हम सब के राजा ही, तो वही कहला है गैर लोकतंत्र। मतलब आता है, इसको क्या समझेंगे, किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति बरियारी से अगर उस देश में शासन करता है उसे गैर लोकतंत्र कहा जाता है। किसी भी देश में कोई व्यक्ति अगर बरियारी से, किसी भी देश में कोई व्यक्ति अगर बरियारी से देश पर शासन करता है उसे गैर लोकतंत्र कहा जाता है। किसी भी देश में कोई व्यक्ति बरियारी से अगर शासन करता है उसे गैर लोकतंत्र कहा जाता है। कोई दिक्कत, फिनिश हो गया हुआ, सब छोटे छोटे बात आएगा लिखने के लिए 2 नंबर में बाबू। गैर लोकतंत्र क्या है, तो किसी भी देश में कोई व्यक्ति मजबूती से या बरियारी से अगर देश पर शासन करता है उसे गैर लोकतंत्र कहा जाता है। कोई दिक्कत, जैसे यहाँ पर जितना ब्लैक था सारे के सारे जनता, एकरा में ब्लैक के वो है रेड के लिए कहा है कि बरियारी से देश पर शासन कर लगे, तो यह कह ले कौन था, गैर लोकतंत्र कहा। तो फिनिश हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत। पहला लोकतंत्र, दूसरा गैर लोकतंत्र। गैर लोकतंत्र क्या, किसी भी देश में कोई व्यक्ति बरियारी से देश पर शासन कर ले उसे गैर लोकतंत्र कहा जाता है। जब बोल दे पढ़ा दे तो आप रूम में घर में जहां भी एक बार बोल के देखिए, खड़ा होता है, स्पीड वही रखिए, है ना। अगला देखिए क्या है, सांप्रदायिक। सांप्रदायिक क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। सांप्रदायिक क्या, सांप्रदायिक क्या होता है, समझने का प्रयास करो। दो धर्म के बीच, दो धर्म के बीच, है ना, इसमें देखना ये रेड हम कर चुके हैं। दो धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जो है धर्म, उसी को बोला जाता है। दो धर्म के बीच आपसी लड़ाई या विवाद को, दो धर्मों के बीच
आपस में होने वाले लड़ाई या विवाद को क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक कहा जाता है। दो धर्म के बीच, जैसे दो धर्म है, एक ही अलग धर्म है और ये हिंदू, जैसे ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये दोनों आपस में टकरा गया, लड़ाई कर दिया, विवाद कर दिया, तो ये दो धर्म अगर टकराया, विवाद हुआ, तो कहलाएगा सांप्रदायिक, है ना। जैसे मान लिया कहीं हिंदू मुस्लिम में मार हो जाता तो लिखाएगा पेपर में सांप्रदायिक दंगा हुआ, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि दो धर्मों के बीच विवाद हुआ या लड़ाई हुआ, उसी को सांप्रदायिक कहा जाता है। तो दो धर्मों के बीच होने वाले लड़ाई या विवाद को सांप्रदायिक कहा जाता है। कोई दिक्कत? कई धर्मों के बीच, दो धर्मों के बीच होने वाले लड़ाई या विवाद को सांप्रदायिक कहा जाता है। दो धर्मों के बीच होने वाले लड़ाई या विवाद को सांप्रदायिक कहा जाता है। दो धर्मों के बीच होने वाले लड़ाई या विवाद को सांप्रदायिक कहा जाता। अब क्या है, कभी काल देखता है गांव इलाका में क्या है, हिंदू अगर हेल गलो मुस्लिम पे टोला बास मारा ना, अब हेल गलो उधर वाला कारलो लिखा तो बोलना है रहबो इधर, है कि नहीं, एकरे में मारा मारी हो। अब मारा मारी हो गया, एक आदमी से धीरे धीरे विशाल दंगा का रूप ले लिया, तो वही जब दंगा हो जाता है तो उसी को बोला जाता है सांप्रदायिक दंगा। तो यह समझना, दो धर्म के बीच होने वाले लड़ाई या विवाद को सांप्रदायिक दंगा कहा जाता है। दो धर्मों के बीच होने वाले लड़ाई या विवाद को कौन दंगा? सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिक कहा जाता है। ये क्लियर है? कई बार आ चुका है परीक्षा में। कोई जगह सांप्रदायिक क्या है, तो दो धर्मों के बीच होने वाले लड़ाई या विवाद को सांप्रदायिक कहा जाता है। दो धर्मों के बीच होने वाले लड़ाई या विवाद को क्या बोला था? सांप्रदायिक। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हो गया? कई धर्म लड़ेगा, दो धर्म आपस में क्या करेगा? लड़ेगा या विवाद करेगा, तो उसको क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक। धर्म बोल रहे हैं, जाति यार नहीं बोल रहे। चलिए आगे हम लोग समझेंगे, अगला पॉइंट पर समझेंगे। सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता क्या है? सामाजिक विभिन्नता समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिएगा, एक ही समाज में, एक ही समाज में, एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग। देखिएगा क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे सामाजिक विभिन्नता क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक समाज है, कोई भी आप अपना टोला पड़ोसी मोहल्ला गांव और ले लीजिए, तो ये कुछ समाज है, कोई भी टोला पड़ोसी मोहल्ला ये समाज है। तो एक ही समाज में, जैसे आपका एक गांव है वो समाज है, तो एक ही समाज में बहुत सारा जाति का लोग रहता है, विभिन्न जाति का लोग, जाति मतलब ज्यादा बाबतपुर में दूसरा देश सब जाते हो, तो विभिन्न जाति का लोग रहता है एक ही समाज में। जैसे नवादा एक पूरा समाज है, तो नवादा जमुई ये सब पूरा क्या है? समाज है। तो नवादा एक समाज है, तो में बहुत सारा जाति के लोग हैं, ठीक। उसी में विभिन्न धर्म के लोग भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब बहुत सारे धर्म के लोग भी वहां हैं। और लिंग के लोग हैं, लिंग का लोग मतलब कहता है महिला और पुरुष है, महिला और पुरुष है। तो यही क्या हुआ, एक ही समाज में, एक ही समाज में विभिन्न जाति, यहां पर लगा दीजिएगा, ठीक। एक ही समाज में विभिन्न जाति, एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग के लोग एक ही समाज में, कई समाज में, एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसे सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। मतलब विभिन्न लोगों में एकता, ठीक है ना। एक ही समाज में विभिन्न जाति मतलब बहुत सारा जात के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं और लिंग के लोग हैं विभिन्न, और वही सब जब आपस में मिलजुल कर अगर रहते हैं तो वही क्या कहना है? सामाजिक विभिन्नता। जैसे नवादा सब पूरा जाति धर्म के लोग हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं, तो सामाजिक विभिन्नता ही है। जमुई तो ये सब लोग मिलजुल कर आ रहे हैं, सब लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, सब पूरा सब मिलजुल कर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसी को मिलजुल कर अगर जब वहां रहते हैं आप लोग तो वही कहलाएगा क्या, सामाजिक विभिन्नता। कोई देगा कि एक समाज है जकरा में लड़ा विभिन्न जाति धर्म और लिंग के लोग है, ओकरा में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, सब बढ़िया से रह रहा है, तो क्या कहलाएगा, सामाजिक विभिन्नता कहलाएगा। तो एक ही समाज में विभिन्न जाति धर्म और लिंग के लोग आपस में कैसे रहता है, मिलजुल कर रहता है, उसे क्या बोलेंगे, सामाजिक विभिन्नता। जैसे क्लास में 1000 लड़का बैठा हुआ है और 1000 लड़का सब मिलजुल के पढ़ लिख रहा है, तो वो क्या है, सामाजिक विभिन्नता, मतलब विभिन्न लोगों में एकता है। तो एक ही समाज में विभिन्न जाति धर्म और लिंग के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसे सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब एक ही समाज में, आगे समझिए, एक ही समाज में विभिन्न जाति धर्म और लिंग के लोग हैं, एकरे में अगर लड़ाई हो गए तो सर लड़ाई हो गया, इसी में अगर लड़ाई हो गया धर्म के आधार पर होगा तो कहलाएगा सांप्रदायिक, तुम बताए थे, धर्म के आधार पर होगा तो कहलाएगा सांप्रदायिक। अगर दो जाति के बीच हो गया, दो औरत के बीच हो गया, देखो एकदम झोटम झोटी हो रहा है, देखेगा दो मोहल्ला में दो जातीय लड़ गया, तो अगर एक ही समाज में विभिन्न जाति धर्म और लिंग के लोग रह रहा था, उकरे में लड़ाई अगर हो गया तो वो कहलाएगा सामाजिक विभाजन। क्या कहलाएगा, सामाजिक विभाजन कहलाएगा। मतलब एक ही समाज में विभिन्न जाति धर्म और लिंग के लोग रह रहे थे, लेकिन उसी में अगर कोई कारण बस लड़ाई हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक विभाजन। ठीक हो, जैसे एक समाज है ना बउआ, वहां विभिन्न जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं और लिंग के लोग हैं, लेकिन एकरे में कोई कारण बस लड़ाई हो गए तो वो की कह लेते हैं, सामाजिक विभाजन कह लेते। केकर आधार पर नहीं रहना चाहिए, तो जाति धर्म के आधार पर वो नहीं खाली रहना चाहिए, धर्म के आधार पर रहेगा तो सांप्रदायिकता कहलाएगा, लेकिन जाति के आधार पर रहेगा, लिंग के आधार पर अगर लड़ा हो तो ये क्या कहलाएगा, सामाजिक विभाजन। जैसे मान लिया गया कोई लड़का किसी का भाई हेल गया, अब हेल गया तो बिहान में पंचायत लगेगा, मार मारी पूरा हो गया, दो टोला में कि कहा वो इधर वाला हेला, इधर वाला कहेगा कि कहा हेला, इस टाइप से अगर लड़ाई दोनों में विवाद फैला तो यही विवाद क्या कहलाएगा जाकर कि समाज में की हो गए विभाजन, इसी को हम बोलेंगे सामाजिक विभाजन। कोई दिक्कत, इसी को हम क्या बोलेंगे, सामाजिक विभाजन। लेकिन जब दो धर्म लड़ ले तो सांप्रदायिकता बोलिएगा। जब दो धर्म लड़ता है, जब दो धर्म वहां लड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे सांप्रदायिक। क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक। जब दो धर्म लड़ेगा, साजाने लिख ले रहा होगा, जब दो धर्म लड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक बोलेंगे। जब दो धर्म लड़ेगा तो क्या कहलाएगा, सांप्रदायिक कहलाएगा। जब दो धर्म लड़ेगा तो सांप्रदायिक कहलाएगा। फिर से समझ लो, सामाजिक विभिन्नता क्या है सर, एक ही समाज में विभिन्न जाति धर्म और लिंग के लोग आपस में मिलजुल के रह गए तो सामाजिक विभिन्नता कहलाएगा। लेकिन यह समाज में कोई अगर लड़ गए धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर तो कहला गए सांप्रदायिक। लेकिन धर्म के आधार पर नहीं लड़ रहे, एक ही समाज में विभिन्न जाति धर्म के लिंग के लोग रह रहे, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं लड़ा, वो जाति के आधार पर लड़ा, दो औरत लड़ गया आपस में, तो ये क्या कहलाएगा, तो सामाजिक विभाजन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सामाजिक विभाजन कहलाएगा। फिर से हम क्लियर कर रहे हैं कांसेप्ट, फिर से क्लियर कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक ही समाज में विभिन्न जाति धर्म और लिंग के लोग आपस में मिलजुल कर रह गया तो ये क्या कहलाएगा, सामाजिक विभिन्नता। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब है कि सर एकरा में लड़ाई हो गए दो धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम लड़ ले तो की करे, तो की कह लेते सांप्रदायिकता। दो धर्म के बीच लड़ाई होगा तो क्या कहलाएगा, सांप्रदायिकता। सर धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं है, तो वो घर में हेला हेली वाला लड़ाई है, अब बताइए वो क्या कहलाएगा, तो सामाजिक विभाजन कहलाएगा। एक ही समाज में विभिन्न जाति धर्म और लिंग के लोग रह रहा था, लेकिन उसमें धर्म के आधार पर ना होकर जाति के आधार पर वो लड़ा हो जाए तो उसी को क्या बोलेंगे, सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन कैसे कहेंगे, तो सामाजिक विभिन्नता में किसी कारण बस लड़ाई झगड़ा हो जाए उसे क्या बोलेंगे, सामाजिक विभाजन, है ना। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, सामाजिक विभिन्नता क्या है पहले बोलिएगा।
एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहा, उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक। और सामाजिक विभिन्नता में ही किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। दो धर्मों के बीच अगर एक ही समाज में लड़ाई होता है, उसे क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता कहेंगे। एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, एक पॉइंट और बता रहे हैं, है ना। यह है सामाजिक विषमता, यह सामाजिक विषमता। यह सामाजिक विषमता क्या है, ये समझिए, इसको समझिएगा। तो इसमें क्या है, एक ही समाज में एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग के लोग रहते हैं। विभिन्न जाति, दिख रहा है ना? सामाजिक विभिन्नता क्या है, देखिएगा, एक ही समाज में, एक ही समाज में विभिन्न जाति, विभिन्न क्या है, पहला जाति है, दूसरा क्या है, धर्म है, तीसरा क्या है, लिंग है। तो एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग के लोग रहते हैं, लेकिन उसी में कोई गरीब हो गया, कोई क्या हो गया, गरीब हो गया, कोई गरीब हो गया, और कोई क्या हो जाता, अमीर हो जाता। एक ही समाज में रहने वाले लोगों में कोई गरीब और कोई क्या हो जाता, अमीर हो जाता है। इसी गरीबी और अमीरी को क्या बोला जाता है, सामाजिक विषमता बोला जाता है। एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग के लोग रहते हैं, लेकिन उसी में कोई गरीब, उसी में कोई क्या हो गया, गरीब हो गया, और कोई क्या हो गया, अमीर हो गया। कोई गरीब और कोई क्या हो गया, अमीर हो गया। उसे क्या बोला जाएगा, उसे सामाजिक विषमता बोला जाता है। उसे क्या बोला जाएगा, सामाजिक विषमता। एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग के लोग, एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग के लोग रहते हैं, लेकिन उसी में कोई क्या हो गया, गरीब हो गया जी, कोई क्या हो गया, गरीब हो गया, और कोई क्या हो गया, अमीर हो गया। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई गरीब है, कोई अमीर है, और इसी गरीबी और अमीरी को क्या बोला जाता है, सामाजिक विषमता। इसी को नेता लोग, लीडर लोग जब चुनाव की बारी आता है तो बोलता है कि हम सामाजिक विषमता को दूर करेंगे। आम जनता का इतना समय नहीं पाता है कि सामाजिक विषमता क्या। तो यही है कि समाज में जो गरीबी हो गया और अमीरी हो गया, जो कोई से कोई ये अमीर हो गया और ये गरीब हो गया, तो इसी गरीबी और अमीरी को दूर करना ही क्या है, मतलब कहता मिटाना चाहता है नेता लोग। लेकिन इसी गरीबी और अमीरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक विषमता। एक ही समाज में रहने वाले लोगों में कोई गरीब हो गया और कोई अमीर हो जाता, उसे क्या बोला जाएगा, सामाजिक विषमता। फिर से समझ लीजिए, एक ही समाज में रहने वाले लोगों में कोई गरीब और कोई अमीर हो जाता है, उसे क्या बोला जाएगा, सामाजिक विषमता। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए, एक एक पॉइंट पर बता रहे हैं सामाजिक विषमता को। फिर से समझिए, एक ही समाज में रहने वाले, एक ही समाज में रहने वाले लोगों में कोई गरीब और कोई अमीर हो जाता है, उसे क्या बोला जाएगा, सामाजिक विषमता। कोई दिक्कत? फिर से समझ लिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है, पहला लोकतंत्र, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर शासन करेगा और लोगों के लिए करेगा, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। क्लियर हो गया? फिर से समझिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में कोई व्यक्ति सत्ता में आकर देश के लिए सही तरीके से कार्य करता है, उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। कोई दिक्कत? सामाजिक विभिन्नता मैंने बताया था, एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग के लोग आपस में मिलजुल कर रहता है, उसे सामाजिक विषमता नहीं। एक ही समाज में रहने वाले, एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग के लोग आपस में मिलजुल कर रहता है, उसे सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। कोई दिक्कत? एक ही समाज में विभिन्न जाति, धर्म और लिंग के लोग आपस में मिलजुल कर रहेगा, उसे सामाजिक विभिन्नता। क्लियर हो गया? इसी सामाजिक विभिन्नता में किसी कारणवश अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, उससे सांप्रदायिक कहा जाएगा। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सांप्रदायिक कहा जाएगा।
दीजिए से। थोड़ा सा है ना टेक्निकल फॉल्ट था, है ना, कर देते हैं फिर से। देखिए फिर से, लोकतंत्र लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो देश पर शासन करेंगे और लोगों के लिए करेंगे उसे लोकतंत्र बाबू। लोकतंत्र में सत्ता की सेवादारी, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो सत्ता में आकर लोगों के लिए सही तरीके से कार्य करते हैं उसे लोकतंत्र में सत्ता की सेवादारी कहा जाता है। आगे हम पढ़ाए थे सामाजिक विभिन्नता, एक ही समाज में विभिन्न जाति धर्म और लिंग के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं उसे सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। लेकिन सामाजिक विभिन्नता में किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा हो जाए उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। लेकिन दो धर्मों के बीच अगर आपसी लड़ाई झगड़ा होता है उसे सांप्रदायिक कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे, एक ही समाज में रहने वाले लोगों में कोई गरीब और कोई अमीर हो जाता है उसे क्या बोला जाएगा? सामाजिक विषमता बोला जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक हम समझा दें। पहला लोकतंत्र, लोकतंत्र में सत्ता की सेवादारी, उसके बाद सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभाजन, सांप्रदायिकता, सामाजिक विषमता, इतना तक समझाएं। और आगे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, सही तरीके से बढ़िया से पढ़िए और आगे बढ़ाइए, इसको शेयर कीजिए जितना हो सके और सब्सक्राइब